नमस्कार दोस्तों, AWT परिवार में मैं गौरव आपका एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से मेरे चेहरे पे आप खुशी देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैनल आपके प्यार और आपके सहयोग से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। और इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद अगर आप बनाते रहे तो आपके सहयोग से हम इस चैनल को काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है कि एक से एक क्वालिटी कंटेंट हमारे एक से एक बेहतरीन मेंबर्स के साथ, हमारी बेहतरीन टीम के साथ आपको देने का, वो हम बनाते रहेंगे। आपका मैं दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपना प्यार और सहयोग दोबारा से इस तरह से बनाते रहिएगा। और आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आपके लिए लेके आया हूँ आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन, जहां से बहुत सारे और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपका समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको मैं यहाँ पर एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो कि एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी हैं। और इनका नाम था A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारत में उस समय, जिस समय इस कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, 1857 की क्रांति के बाद कई बुद्धिजीवी वर्गों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अलग संगठन बनाए थे। और उनका उद्देश्य भारत को साथ लेकर के ना चल के अपने वर्ग को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का था। लेकिन ब्रिटिश शासन के रिटायर्ड अधिकारी, लेकिन एक उदारवादी व्यक्ति सर A.O. ह्यूम ने ये देखा कि अगर यहाँ पर कोई एक राष्ट्रीय संगठन नहीं बना तो ये देश कई सारे भागों में, विभागों में और वर्गों में बंट जाएगा। और उन्होंने इस चिंता को व्यक्त करते हुए एक ऐसे संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया जो पूरे देश के वर्ग को, क्षेत्र को और लोगों को शामिल करे। और इसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए 5 दिसंबर, डेट जरूर याद रखिएगा आपकी, 5 दिसंबर 1885, 5 दिसंबर 1885 को इन्होंने हिंदू नामक पत्रिका में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम था वो शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, ये आने वाले अधिवेशनों में इसका नाम चेंज हुआ। इससे पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। और इनका जो मुख्य उद्देश्य जो था, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, कि सभी वर्ग के लोगों को भारतीय चिंतक बनाना है और सबका रिप्रेजेंटेशन करना था। और इनके संग एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी और आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। आगे देखते हैं इसकी पहली बैठक कहाँ से हुई, कब हुई। लेकिन उस बैठक को शुरू करने से पहले मैं आपको पीछे कुछ संगठनों के नाम दिखाना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ये कुछ प्रमुख संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे। इनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। दूसरा आता है आपका जमींदारी एसोसिएशन 1837। तीसरा आता है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851। चौथा आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870। आगे आता है आपका इंडियन एसोसिएशन 1876। और एक और प्रमुख संगठन था मद्रास महाजन सभा 1884। जब ये देखा गया कि सभी संगठन अपना कार्य कर रहे हैं, तो सर A.O. ह्यूम के प्रयासों से इन संगठनों के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश गई। और 28 दिसंबर 1885, डेट को जरूर याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के, उस जमाने में मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, बॉम्बे के गोकुल दास, नाम याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और 72 प्रतिनिधि, उस जमाने में कुल 72 प्रतिनिधि पहली बैठक में शामिल हुए। और जो कि A.O. ह्यूम थे, उन्होंने खुद अध्यक्ष का पद ना लेकर के अपने लिए महासचिव का पद को स्वीकार किया। बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि जब ये संस्थापक हैं तो हो सकता है कि यही पहले अध्यक्ष रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्होंने महासचिव का पद रखा अपने पास। और व्योमेश चंद्र बनर्जी
जो कि कलकत्ता से थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने गए या फिर चुने गए। लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं पहले अध्यक्ष, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम कांग्रेस अधिवेशनों की बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस के एक एक अधिवेशन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो किसी ना किसी आंदोलन से या किसी ना किसी प्रमुख घटना से ज़रूर जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप कांग्रेस को पढ़ लेंगे, कांग्रेस के अधिवेशनों को पढ़ लेंगे, तो आधुनिक भारत की समकालीन घटनाओं को भी आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। अकेले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष में से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक बार उनको रिपीट करना चाहूँगा और आपको पता पड़ेगा कि इस क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी है। और इस क्लास की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आज की क्लास में ये पूरा चैप्टर क्लोज नहीं हो पाएगा। इसकी मैं 2 से 3 क्लासेस लेके आऊँगा जहाँ पर आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस के अधिवेशनों की मैं बात करूँगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए। दूसरा क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष पहले कौन हुए। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध यानी कि सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन हुए। चौथा क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए। अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस में अधिवेशन सबसे ज्यादा किस अध्यक्ष ने पूरे किए। अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की पहली महिला विदेशी अध्यक्ष कौन थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना। सबसे आखिर में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना और किस कांग्रेस अध्यक्ष के समय में आपका पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। किस कांग्रेस के अध्यक्ष के समय में आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। किस कांग्रेस अध्यक्ष के समय में कांग्रेस में सुलह हुई। और इस तरीके से आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं। इसमें और कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे, तो सबसे पहला आपको नाम याद रखना चाहिए दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। इनकी पहचान सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी और विचारक थे जिन्होंने एक अपना लेख लिखा था द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, एक बुक लिखी और इंडिया डेप्ट टू इंग्लैंड। इन लेखों में, इन बुक्स में इन्होंने ये बताया कि भारत किस तरीके से ब्रिटिश राज के द्वारा इसका दोहन और शोषण किया गया है। प्रति व्यक्ति आय की पहले बार अनऑफिशियली बोल सकते हैं गणना करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। तो आप बता सकते हैं कि देश के विकास में, देश के आधारभूत ढांचे की संरचना को बनाने में अगर किसी व्यक्ति ने प्रमुख रूप से काम किया है तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं, कौन कौन था इनके साथ में। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी। इस नाम को विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बोला कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, अभी आपने नाम सुना था व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो वो दोबारा से यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, व्योमेश चंद्र बनर्जी और WC बनर्जी। साथ में S रामास्वामी मुदालियर, S सुब्रमण्यम अय्यर और रोमेश चंद्र दत्त जैसे प्रमुख बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। और इनका जो विचार था वो ये था कि हम भारत के अधिकारों को ब्रिटिश राज से लेकर रहेंगे और संगठन का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय नागरिकों को एक ऐसा जीवन देना जो वो डिजर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई। ये कुछ 72 लोगों का एक ग्रुप फोटो है, माफ कीजिएगा उस जमाने की कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो जितना हो सकता था मैंने आपको उतना इसको क्लैरिफाई करके दिखाने की कोशिश की है। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन का फोटो है और 72 लोग कुल मिला के इसमें शामिल हुए थे। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एक पॉइंट एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। जब कोई चीज़ बनती है या आप कोई नया काम करते हैं तो लोग आपकी तारीफ कम, आपकी टांग ज़्यादा खींचते हैं।
आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और आपकी आलोचना करते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, प्यारे मित्रों, कि जब जब जिस व्यक्ति की नए काम में आलोचना हुई है उसने उस काम को पूरे तन्मयता से और पूरे अच्छी तरीके से किया है, तो लोग कुछ कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इन सारी बातों को छोड़िए और आप जो काम कर रहे हैं उन काम को करते रहिए। ये बेफिक्री की चीज़ें हैं, इन्हें दूर रखिए। और ऐसा ही कुछ किया था कांग्रेस ने, जिसके प्रति शुरू में ब्रिटिश राज के कुछ अधिकारियों ने अपने विचार दिए थे और इस तरह के विचार दिए थे कि कोई भी व्यक्ति डिमोटिवेट हो सकता था। चलिए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर जब कांग्रेस की स्थापना हुई, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, विशेष रूप से याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसराय कौन था, तो आप नाम याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत के वाइसराय थे और इनका जो विचार था कांग्रेस के प्रति तो कुछ इस तरीके का था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि ये जो कांग्रेस आपने स्थापित की है, एक तो पहले से ही बहुत कम लोग हैं इसमें, मात्र 72 लोग भी शामिल नहीं हुए इसमें ढंग से, ऊपर से कि जितने भी शामिल हो उतने भी और कम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात ये कहना चाहता था कि ब्रिटिश राज में इस कांग्रेस का अस्तित्व जड़ से खत्म हो जाएगा। और यही विचार आगे चल के एक और वाइसराय जो बाद में हुए, जो बंगाल विभाजन के लिए भी आपके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे, 1905 के बंगाल विभाजन को करने वाले वाइसराय लॉर्ड कर्जन, विशेष रूप से नाम याद रखिएगा। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता पर सीधा प्रहार करने वाला वाइसराय कोई था तो वो थे लॉर्ड कर्जन। और इन्होंने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर बढ़ रही है। मतलब कि 1885 में स्थापित हुई कांग्रेस 1905 तक आते आते ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ये खत्म की होने की कगार पर है। अर्थात 10 साल के बाद इसका कोई अस्तित्व सीधा सीधा नहीं बचा है। आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसा बोलने का भी सबसे बड़ा कारण जो था वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग जो थे वो ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश सरकार से याचना या निवेदन करके अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप देख रहे हैं जब 1857 की लड़ाई के बाद में भी हम इस कार्य को लड़के भी पूरा नहीं करा पाए, तो याचना देखिए हम कैसे पूरा करा सकते थे। और इसी की वजह से कांग्रेस का एक धड़ा, जो युवाओं का धड़ा था, जिसे आप बोल सकते हैं गरम दल, या गरम दल बनने से पहले उन लोगों का जो दल था वो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के लोगों के खिलाफ होने लग गया, क्योंकि 10 साल से एक ही विचारधारा पे कार्य करके कांग्रेस कोई खास कार्य नहीं कर पा रही थी। और इसी वजह से नाराज होकर के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो बाद में लाल बाल पाल की जोड़ी में शामिल हुए, गरम दल को बनाने में इन्होंने योगदान दिया। और इन्होंने कहा कि भीख मांगने वालों की संस्था है कांग्रेस, क्योंकि इनका मानना था कि अगर आप याचना करके 10 साल निकाल रहे हैं तो आने वाले 100 साल भी अगर आप याचना करेंगे तो ब्रिटिश सरकार को आप टस से मस नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वालों की संस्था है। इसी के साथ जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुछ लोग जो थे, फिरोज शाह मेहरवान जी मेहता, जो फिरोज शाह मेहता के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपना विचार प्रकट करते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं हो सकती। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस को उस समय तक पूरे भारत में प्रसार नहीं मिला था, लेकिन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि आज से जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है तो आज से कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस तरीके से कांग्रेस के जो विचार थे उनको, जो कांग्रेस का संगठन बना उसके बाद में कई लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कहा भी था कि अब कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और इन अधिवेशनों का अब कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो प्यारे मित्रों, आज आपने देखा कि आपकी क्लास में मैं आज इतने ही टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी क्लास आगे बड़ी बनेगी। पहली बैठक में से यही क्वेश्चंस बनते हैं, आने वाली जो बैठकें होंगी उनमें से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको आधुनिक भारत के इतिहास में रिपीटेड होते रहेंगे। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। मैं आपका फिर से एक बार 1000 के सब्सक्राइबर पूरे होने पे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने प्यार को, विश्वास को AWT परिवार के साथ बनाए रखें ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।